नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। साहिबगंज में पीपल के पेड़ से टकराई बाइक, 2 युवकों की मौत। एक की बुधवार को थी सगाई, घर में पसरा मातम। साहिबगंज में सोमवार देर रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां 2 युवकों की जिंदगी पर भारी पड़ गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शोभनपुर मठिया स्थित डेरा पीपल पेड़ के पास रात करीब 12 बजे एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पीपल के पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही महादेवगंज गश्ती दल मौके पर पहुंची। दोनों घायलों को तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस खबर के फैलते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। मृतकों की पहचान तालबलना निवासी सनोज कुमार यादव और शोभापुर भट्टा निवासी बादल यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा दोनों युवक बाइक से साहिबगंज से महादेवगंज की ओर जा रहे थे। इसी दौरान शोभनपुर मठिया के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर पीपल के पेड़ से टकरा गए। टक्कर के बाद दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े, गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहां से गुजर रही पुलिस गश्ती टीम ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को अस्पताल पहुंचाया और उनके परिजनों को सूचना दी है। कल तक मेघ गर्जन के साथ बारिश के आसार। झारखंड के कई जिलों में येलो अलर्ट। 14 मार्च तक मौसम रहेगा शुष्क, तापमान बढ़ेगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से झारखंड के कई इलाकों में सोमवार को मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहे, कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। बोकारो में सबसे ज्यादा 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि धनबाद में करीब 10 से 11 मिलीमीटर बारिश हुई है। जमशेदपुर के मानगो, आदित्यपुर और आसपास के क्षेत्रों में करीब आधे घंटे तक तेज बारिश हुई, जिससे कई सड़कों पर जल जमाव हो गया। सड़क किनारे सब्जी बेचने वाले दुकानदारों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। बारिश में उनकी सब्जियां खराब हो गई। वहीं कई जिलों में दिन भर आंशिक बादल छाए रहने से उमस भरी गर्मी भी महसूस की गई है। 11 मार्च को भी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जमताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज जिलों में भी मेघगर्जन और बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका जताई जा रही है। 11 मार्च को भी दोपहर बाद तक आंशिक बादल छाए रहेंगे। हालांकि 12 से 14 मार्च के बीच मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। झारखंड विधानसभा में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर विपक्ष का हंगामा। आजसू विधायक तिवारी महतो मार्शल आउट। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को सदन में हंगामा हुआ। कानून व्यवस्था और प्रशासनिक मुद्दे को लेकर विपक्षी भाजपा विधायक पोस्टर लेकर वेल में पहुंचे थे, जिसने सदन का माहौल गरमा दिया। इसी बीच आजसू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो का व्यवहार विवादित हो गया। तिवारी महतो असंतुष्ट होकर आसन के सामने पहुंचे और रिपोर्टर टेबल पर मुक्का मार दिया। इसके बाद उन्हें मार्शल आउट किया गया। हालांकि कुछ समय बाद स्पीकर ने उन्हें वापस बुलाया। सदन में इस घटना के बाद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने नाराजगी जताते हुए कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों से इस तरह का आचरण अपेक्षित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रिपोर्टर टेबल पर मुक्का मारना असंसदीय और सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष से भी अपील की कि वे अपने विधायक के आचरण पर ध्यान दें। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिला। जमताड़ा सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा सख्त, हाई अलर्ट पर पुलिस। जमताड़ा जिला न्यायालय परिसर में हड़कंप मच गया जब एक ईमेल के जरिए कोर्ट को ड्रोन बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी कथित तौर पर तमिलनाडु के एक संगठन के नाम से भेजी गई है। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस महकमे में तुरंत सतर्कता बढ़ा दी गई। धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका था। सुरक्षा के मद्देनजर सिविल कोर्ट की पूरी घेराबंदी कर दी गई है। कोर्ट परिसर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीतीश कुमार सांगा ने स्वयं कोर्ट और अधिवक्ता परिसर का निरीक्षण किया है। इस दौरान हेडक्वार्टर डीएसपी संजय कुमार सिंह और जमताड़ा थाना प्रभारी मनोज कुमार महतो दलबल के साथ पहुंचे। जांच को प्रभावी बनाने के लिए डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया। टीम ने कोर्ट परिसर के सभी कमरों, गलियारों और संदिग्ध कोनों की सघन तलाशी ली है। पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारी ईमेल के स्रोत और उसकी सत्यता की तकनीकी जांच कर रहे हैं। दुमका में बसों का परिचालन ठप, आवागमन में परेशानी। संथाल परगना मोटर मजदूर संघ के अध्यक्ष पर हुए हमले के आरोपियों को पकड़ने की मांग। अटल बिहारी वाजपेयी बस पड़ाव पर बसों का परिचालन पूरी तरह से ठप हो चुका है। बस मालिक और बस कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। दरअसल संथाल परगना मोटर मजदूर संघ के अध्यक्ष
अरुण सिंह पर 15 दिन पहले हुए जानलेवा हमले के आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने के विरोध में ये धरना दिया जा रहा था। दरअसल पिछले माह 24 फरवरी को संथाल परगना मोटर मजदूर संघ के अध्यक्ष पर बाइक सवार 2 अपराधियों ने गोली चला दी थी। इस हमले में वह गंभीर घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए दुर्गापुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद स्वस्थ होकर वह वापस घर लौट आए हैं। इस बीच बस मालिक और बस कर्मियों के द्वारा लगातार पुलिस प्रशासन पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करें, लेकिन अब तक इस मामले में गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित लोगों ने मंगलवार को बसों का परिचालन पूरी तरह से रोक दिया। दुमका के अटल बिहारी वाजपेयी बस पड़ाव से आज सुबह से एक भी बस नहीं चली है। पूरा बस स्टैंड वीरान रहा। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। गैस की किल्लत की अफवाह से 30% बढ़ी बुकिंग। जंग की आग चूल्हे तक। पहले बुकिंग कराते ही मिलती थी गैस, अब 7 दिन बाद भी डिलीवरी का इंतजार। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव और खाड़ी देशों में जारी युद्ध की खबरों के बीच रांची के घरेलू गैस उपभोक्ता परेशान हैं। कारण गैस सिलेंडर का नहीं मिलना है। बुकिंग के 7 दिन बीत जाने के बाद भी कंज्यूमर को डिलीवरी नहीं मिल रही, जबकि युद्ध शुरू होने से पहले बुकिंग कराने पर उसी दिन या अगले दिन ही गैस सिलेंडर घर पहुंच जाता था। गोदाम जाने पर कहा जा रहा कि आज खत्म हो चुका है, कल आइएगा। कंज्यूमर सारा काम छोड़कर गैस सिलेंडर के पीछे परेशान है। कुछ उपभोक्ताओं की शिकायत है कि गैस एजेंसी वाले फोन तक नहीं उठा रहे, जिससे उन्हें डिलीवरी को लेकर अपडेट नहीं मिल पा रहा। मामले पर पूछे जाने पर गैस एजेंसियों ने स्थिति जल्द सामान्य हो जाने का दावा किया है। वहीं ऑयल कंपनी के सूत्रों ने बताया कि रांची में इन दिनों पैनिक बुकिंग हो रही है। रोजाना 30% से ज्यादा बुकिंग दर्ज की जा रही। रांची में प्रतिदिन करीब 21,000 गैस सिलेंडरों की सप्लाई की जाती है, जो अभी बढ़कर 27,000 हो चुकी है। हालांकि कंपनियों का कहना है कि गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपूर्ति व्यवस्था जल्द ही पूरी तरह सामान्य हो जाएगी। शराब पीने से मना करने पर ससुर को आया गुस्सा, बहू के साथ किया दुष्कर्म। शराब नहीं पीने पर एक ससुर ने अपने बहू के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। ससुर अपनी बहू पर शराब पीने के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन बहू ने शराब पीने से इनकार कर दिया। मामला पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल आरोपी और उसका बेटा हैदराबाद में मजदूरी का कार्य करते हैं। 3 फरवरी को आरोपी ससुर घर लौटा था। 28 फरवरी को घर में कोई नहीं था। ससुर ने पहले बहू पर शराब पीने का दबाव बनाया। बहू ने शराब पीने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ससुर ने बहू के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। बहू के द्वारा पूरे मामले की जानकारी अपनी सास एवं अन्य परिजनों को दी गई है। परिजनों ने उसे चुप रहने की सलाह दी। पीड़िता ने पूरे मामले की जानकारी अपने पति को दी है। सोमवार को पति छतरपुर आया और पत्नी को लेकर थाने गया। छतरपुर महिला थाना में आरोपी ससुर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। पाकुड़ में विस्थापितों का 6 मांगों को लेकर आंदोलन। अमड़ापाड़ा में कोयला निकालना हुआ बंद, कंपनी को हो रहा लाखों का नुकसान। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा प्रखंड में विस्थापितों की मांगों को लेकर ग्रामीणों और अनुश्रवण एवं नियंत्रण कार्य समिति ने कोयला उत्खनन और परिवहन को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है। यही बंद पूर्वी निर्धारित कार्यक्रम के तहत शुरू की गई है। बंदी के कारण पचवारा नॉर्थ कोल माइंस में खनन कार्य पूरी तरह ठप हो चुका है। इससे कोयला उत्खनन में लगी BGR कंपनी को प्रतिदिन लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस पहल नहीं होती है, तब तक खनन और कोयला परिवहन बंद रहेगा। खनन कार्य बंद होने से अमड़ापाड़ा प्रखंड क्षेत्र में रोजगार और छोटे बड़े व्यवसायों पर भी असर पड़ने लगा है। क्षेत्र में कोयला उत्खनन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। ट्रांसपोर्ट, छोटे होटल, दुकान और अन्य स्थानीय व्यवसाय भी इसी गतिविधि पर निर्भर करते हैं। बंदी के कारण लिंक रोड पर सन्नाटा पसरा रहा और कोयला ढुलाई पूरी तरह रुक गई है। इससे दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों की आय पर भी असर पड़ता दिख रहा है। MGM मेडिकल कॉलेज में बढ़ सकती है 38 नई PG सीटें। अगले सत्र से कुल संख्या 51 से बढ़ाकर 89 होने की संभावना। जमशेदपुर में कोलाहन के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पोस्ट ग्रेजुएट सीटों की संख्या बढ़ाने की दिशा में कवायद तेज कर दी गई है। कॉलेज प्रबंधन ने विभिन्न विभागों में 38 नई PG सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर उसे नेशनल मेडिकल कमीशन के मानकों के अनुरूप आवश्यक तैयारियां पूरी करते हुए रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो अगले शैक्षणिक सत्र से PG सीटों की संख्या 51 से बढ़कर लगभग
89 हो सकती है। वर्तमान में कॉलेज के सभी विभागों को मिलाकर कुल 51 सीटें ही उपलब्ध हैं। कॉलेज प्रबंधन की ओर से सीट बढ़ाने के लिए पहले ही आवेदन किया जा चुका है। प्रक्रिया के तहत 14 मार्च को यूनिवर्सिटी से संबंधित अधिकारियों की टीम कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचेगी। निरीक्षण के दौरान यदि सभी व्यवस्थाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप पाई गई तो अगले सत्र से सीटों में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो जाएगा। बता दें कि प्रस्ताव के तहत कॉलेज के कई विभागों में सीटें बढ़ाने की योजना है। फिलहाल एमजीएम मेडिकल कॉलेज में फिजियोलॉजी में 3, पैथोलॉजी में 8, फार्माकोलॉजी में 4, ईएनटी में 2, चर्मरोग विभाग में 2, नेत्र रोग विभाग में 2, गायनिक में 9, एनेस्थीसिया में 7 और मेडिसिन विभाग में 1 सीट उपलब्ध है। ग्रामीण झारखंड होगा डिजिटल। 1678 करोड़ खर्च कर 26,777 गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की तैयारी। पुराना नेटवर्क भी किया जाएगा अपग्रेड। झारखंड के गांवों में घर घर तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यह काम भारत नेट फेज 3 के तहत किया जाएगा। केंद्र सरकार के सहयोग से इस परियोजना पर करीब 1678 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। परियोजना के प्रारंभिक संचालन के लिए राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने 20 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। यह प्रस्ताव सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग की ओर से भेजा गया था। यह 20 करोड़ रुपए स्थापना लागत के मद में खर्च होंगे। इससे कार्यालय की स्थापना, सॉफ्टवेयर, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, विधिक प्रक्रिया और अन्य प्रारंभिक खर्च पूरे किए जाएंगे। परियोजना के संचालन के लिए झारखंड सरकार ने 10 सदस्यीय बोर्ड बनाया है। इसमें राज्य सरकार के आईटी, वित्त, पंचायती राज, राजस्व निबंधन और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव होंगे। इसके अलावा दूरसंचार मंत्रालय ने भी 5 सदस्यों को बोर्ड में नामित किया है। इनमें प्रशासक, डीबीएन, मुख्य महाप्रबंधक, बीएसएनएल अपर महानिर्देशक, बिहार एसएलए, नियंत्रक संचार लेखा और केंद्र द्वारा नामित निर्देशक डॉक्टर चंद्रा आर मूर्ति, प्रोफेसर, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु शामिल हैं। झारखंड विधानसभा अरूप चटर्जी ने अल्पसंख्यक स्कूलों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने का मुद्दा उठाया। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान विधायक अरूप चटर्जी ने राज्य में संचालित अल्पसंख्यक विद्यालयों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि जिन अल्पसंख्यक विद्यालयों में छात्रों को शिक्षा दी जा रही है, वहां पढ़ने वाले बच्चे को पाठ्यपुस्तक, कॉपी और मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा। इस पर जवाब देते हुए मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि संबंधित विद्यालय को अभी तक सरकारी स्कूल का दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए उन्हें सीधे तौर पर इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। हालांकि मंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार इस दिशा में प्रयास करेगी ताकि उन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को भी उचित और सही सरकारी सहायता मिल पाए। उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार आवश्यक पहल करने पर विचार करेगी। रांची के ओरमांझी से पशु लदे 4 वाहन जब्त। राजधानी के ओरमांझी इलाके से पुलिस ने पशु लदे 4 वाहनों को जब्त किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को देर रात गुप्त सूचना मिली थी कि इरबा इलाके से पशु लदे 4 वाहन बंगाल भेजे जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची तो तस्कर गाड़ी छोड़कर भागने लगे थे। वाहनों की जांच की गई तो उसमें से 41 पशु बरामद किए गए। पुलिस ने चारों वाहनों को जब्त कर लिया है और सभी पशुओं को गौशाला में रखा है। ओरमांझी थानेदार ने बताया कि पुलिस ने पशु लदे 4 वाहनों को जब्त किया है। सभी पशुओं को गौशाला में रखा गया है। कहा कि मामले की जांच की जा रही है। तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। दिल्ली से रांची आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट खराब, मौसम के कारण कोलकाता डाइवर्ट। दिल्ली से रांची आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को खराब मौसम के कारण कोलकाता डाइवर्ट किया गया है। जानकारी के अनुसार फ्लाइट सुबह करीब 10 बजे रांची पहुंचने वाली थी, लेकिन एयरपोर्ट के आसपास घने कोहरे और कम विजिबिलिटी होने के कारण विमान को कोलकाता डाइवर्ट कर दिया गया। सुबह से घना कोहरा छाए होने के कारण रांची आने वाली कई फ्लाइट देर से पहुंची है। फ्लाइट डिले होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों को फ्लाइट की स्थिति के चेक करके एयरपोर्ट आने की सलाह दी है। बता दें कि झारखंड में अचानक मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने रांची समेत कई जिलों में आज 10 मार्च और 11 मार्च को गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। इसको लेकर कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जेएसएफडीए में संविदा के आधार पर कई पदों पर निकली वैकेंसी, 26 तक करें आवेदन। झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत स्थापित झारखंड स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी के कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती पूरी तरह संविदा आधार पर की जाएगी। जेएसएफडीए झारखंड राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अंतर्गत
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत गठित संस्था है, जिसका उद्देश्य राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और छात्रों की क्षमता विकास करना है। साथ ही यह संस्था उच्च शिक्षा में सुधार, नीतियों और योजनाओं के निर्माण, योजनाओं की मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन से जुड़े कार्य भी करेगी। जीएसएफडीए ने योग्य और प्रेरित पेशेवरों से आवेदन मांगे हैं। प्रमुख पदों में मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन और आईटी सिस्टम से जुड़े पद शामिल हैं। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक मासिक मानदेय दिया जाएगा, जिसमें कुछ पदों पर लगभग 1,25,000 प्रतिमाह का भुगतान का प्रावधान है। एसआईआर 2,65,00,000 में अब तक 1,94,00,000 की हुई मैपिंग। 2003 में माता पिता कहाँ के वोटर थे? राज्य के 71 लाख लोगों ने नहीं बताया। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से पहले झारखंड में मतदाताओं की मैपिंग का काम तेजी से चल रहा है। अब तक राज्य में 73.15% वोटरों का मिलान हो चुका है। यह मैपिंग साल 2003 की मतदाता सूची के आधार पर जारी है। राज्य के कुल 2,65,62,300 वोटरों में से अब तक 1,94,30,429 वोटरों का मिलान हो चुका है। इन मतदाताओं ने 2003 की मतदाता सूची का हवाला देते हुए अपनी जानकारी दी है। वहीं अब भी करीब 71 लाख लोगों ने यह जानकारी अपने बूथ लेवल अफसर को नहीं दी है कि साल 2003 में उनके पिता किस स्थान के वोटर थे। दूसरे राज्यों के वे निवासी जो अब झारखंड के मतदाता बन चुके हैं, उनके बारे में उनके पैतृक राज्यों में से भी जानकारी ली जा रही है। संभावना है कि अप्रैल में एसआईआर की घोषणा की जा सकती है। इसे देखते हुए राज्य निर्वाचन कार्यालय ने मैपिंग के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया हुआ है। एसआईआर शुरू होने के बाद सभी मतदाताओं के लिए गणना पत्र भरना अनिवार्य होगा। जिन मतदाताओं का मैपिंग हो चुका है और जिनका नहीं हुआ है, दोनों को यह फॉर्म भरना होगा। बीएलओ सभी मतदाताओं के घर जाकर गणना पत्र उपलब्ध कराएंगे। इसमें नागरिकता से संबंधित मांगी गई जानकारियां भरनी होंगी। यह फॉर्म ऑनलाइन भी भरा जा सकता है। सदन में बवाल पर तकरार, मंत्री बोले अपने विभाग का जवाब देंगे। बाबूलाल ने दी होमवर्क करने की नसीहत। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 10वें दिन सदन में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हल्की तकरार देखने को मिली है। विधायक प्रकाश राम ने मैक्लुस्कीगंज को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और क्षेत्र में ईंट भट्टे और क्रैशर से हो रहे प्रदूषण को लेकर सवाल उठाया है। इस पर खान विभाग के मंत्री योगेंद्र महतो ने जवाब देते हुए कहा कि मैक्लुस्कीगंज की पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विषय उनके विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव अन्य विभागों से जुड़ा हुआ है, जबकि खान विभाग केवल क्रैशर और ईंट भट्टे से संबंधित मामलों पर ही जवाब दे सकता है। मंत्री के जवाब पर विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि सदस्यों के सवाल जिस भी विभाग से संबंधित हो, उन्हें सही विभाग तक पहुंचाने की जिम्मेदारी विधानसभा सचिवालय की होनी चाहिए। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मंत्रियों को सदन में आने से पहले सवालों को लेकर पूरा होमवर्क करके आना चाहिए, ताकि सदस्यों को स्पष्ट जवाब मिल पाए। सिल्ली फुटबॉल स्टेडियम को पहली बार मिला प्रशिक्षक। झारखंड के सिल्ली विधानसभा अंतर्गत स्थित फुटबॉल स्टेडियम को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। विधायक अमित कुमार के प्रश्न के जवाब में सरकार ने बताया कि सिल्ली स्टेडियम में पहली बार फुटबॉल प्रशिक्षक की नियुक्ति की गई है। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने सदन को बताया कि विभाग के ज्ञापांक 1346 दिनांक 22/8/2025 के तहत सिल्ली प्रखंड स्थित फुटबॉल स्टेडियम में प्रशिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। मंत्री ने कहा कि यह कहना सही नहीं है कि वहां अब तक प्रशिक्षक की नियुक्ति नहीं हो पाई है। खेल निर्देशालय झारखंड रांची के पत्रांक 133 दिनांक 2/3/2026 के अनुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर फुटबॉल प्रशिक्षक की नियुक्ति की गई है। सुदेव कुमार सोनू ने बताया कि बिरसा मुंडा फुटबॉल बालक आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र सिल्ली में सतीश मिंज को फुटबॉल प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। पुरानी रांची बनी नरक, गंदे पानी के जल जमाव ने जीना किया मुश्किल। पुरानी रांची के वार्ड संख्या 21 में हजारों लोग 4 महीने से परेशान हैं। मंगलवार को सैकड़ों लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया है। लोगों ने बताया कि नाली का पानी सड़क पर जमा होने लगा है, पानी से बदबू आने लगी है। पुरानी रांची में जहां पर बाउंड्री कराई गई है, वहां से सैकड़ों सालों से पानी की निकासी नहीं होती थी, लेकिन बाउंड्री करने के बाद से पुरानी रांची में पानी जमने लगा है। करीब 1 से 2 फीट हमेशा जमा रहता है। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने कहा कि इस मोहल्ले के बच्चे और लोग बीमार होने लगे हैं। स्थानीय निवासी जीवंती एक्का और रोशनी ने बताया कि यहाँ जमे गंदे पानी की वजह से वे पिछले 4-5 दिन से बीमार थी। डॉक्टर को दिखाने के बाद तबीयत में अब सुधार हो रहा। अक्टूबर 2025 से ही
इलाके में पानी का जमाव है, जिससे स्थानीय लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। स्थिति ऐसी है कि कई घरों और कमरों तक पानी घुस चुका है, जिससे बदबू फैल रही है और लोगों के लिए रहना मुश्किल हो चुका है। खाना पीना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि घर से निकलने से पहले पूरा चेहरा कपड़े से ढकना पड़ता है। इसी रास्ते से स्कूल के बच्चों का रोज आना जाना होता है, लेकिन सड़क पर लगातार भरे पानी की वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डीएसपीएमयू का आंदोलन हुआ उग्र, प्रशासनिक कामकाज व मिड सेम परीक्षाएं प्रभावित। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग कर्मचारियों का आंदोलन अब उग्र हो चुका है। पिछले करीब 15 दिनों से चल रहे आंदोलन के बाद कर्मचारियों ने पूरे विश्वविद्यालय में तालाबंदी कर दी है। इससे विश्वविद्यालय का प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्य पूरी तरह ठप हो चुका है। कर्मचारियों की मुख्य मांग एमएससीपी का भुगतान है, जो अप्रैल 2025 से लंबित बताया जा रहा। कर्मचारियों नेताओं का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर वे पिछले 1 साल से लगातार पत्राचार और अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। कर्मचारियों ने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू किया है। 16 फरवरी से 14 दिनों का पेन डाउन आंदोलन शुरू किया गया था और 7 मार्च तक मांगे पूरी करने की समय सीमा दी गई थी। जब मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 मार्च से विश्वविद्यालय में पूर्ण तालाबंदी कर दी गई है। पलामू में जन्म लेने वाले बच्चों का डाटा किया जा रहा इकट्ठा। जिले के सरकारी अस्पतालों में 68% प्रसव। पलामू जिले के अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों का डेटा पलामू जिला प्रशासन इकट्ठा कर रही है। डाटा इकट्ठा करने के पीछे उद्देश्य है कि जन्म लेने वाले बच्चों का स्वास्थ्य के बारे में जानना है, जिससे कि बच्चों का स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके। पलामू में निजी अस्पताल पहले जन्म लेने वाले बच्चों की जानकारी जिला प्रशासन के साथ साझा नहीं करते थे, लेकिन अब निजी अस्पताल भी जिला प्रशासन को जन्म लेने वाले बच्चों के डाटा को साझा कर रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं। निजी अस्पतालों में होने वाले टीकाकरण की भी जानकारी प्रशासन को उपलब्ध करवाई जा रही है। पिछले कुछ महीनों से पलामू जिला प्रशासन ने सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल में जन्म लेने वाले बच्चों का डेटा को इकट्ठा कर रहा है। इस दौरान यह जानकारी निकालकर सामने आई है कि पलामू में 68% प्रसव सरकारी अस्पतालों में हो रहा है, जबकि 32% प्रसव निजी अस्पतालों में हो रहा। यह डाटा अस्पतालों में होने वाले प्रसव से जुड़ा हुआ है। जमशेदपुर के साक्षी गुरुद्वारा बस्ती में कुत्तों का आतंक, 24 घंटे में बच्ची समेत दर्जनों को किया जख्मी। जमशेदपुर के साक्षी स्थित गुरुद्वारा बस्ती के जोन बी में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक स्थानीय लोगों के लिए आफत बन चुका है। पिछले 24 घंटे के भीतर एक हमलावर कुत्ते ने मासूम बच्ची समेत दर्जन भर से ज्यादा लोगों को काटकर बुरी तरह घायल कर दिया है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। हमले में घायल सभी लोग इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें एंटी रेबिज का इंजेक्शन लगाया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार बस्ती में पहले से ही करीब आधा दर्जन आवारा कुत्ते अक्सर घूमते रहते हैं। रविवार शाम इनमें से एक कुत्ता अचानक हमलावर हो गया और राह चलते लोगों पर हमला करने लगा था। गुरुद्वारा के पास रहने वाली नूतन ने बताया कि वह घर में थी, तभी कुत्ता अचानक उनके घर में घुस आया। जब उन्होंने उसे भगाने की कोशिश की तो कुत्ते ने उन पर हमला कर काट लिया। दूसरी ओर वही कुत्ता रविवार रात बस्ती के चिंटू के घर में भी घुस गया और संभालने से पहले उसने उन्हें काट लिया। वहीं जोगिंदर सिंह ने बताया कि कुत्ता उनकी बकरी को काट रहा था। जब वे उसे भगाने पहुंचे तो कुत्ते ने उन्हें भी जख्मी कर दिया। इधर सोमवार सुबह सपना देवी अपनी बेटी मुन्नी कुमारी को स्कूल छोड़ने जा रही थी। रास्ते में उसी कुत्ते ने बच्ची को भी काट लिया। इसी दौरान सड़क किनारे खड़े एक अन्य व्यक्ति को भी कुत्ते ने अपना निशाना बना लिया। गिरिडीह में मां मथुरासिनी पूजा कर निकली भव्य शोभा यात्रा। झांकियां और भक्ति गीत बने आकर्षण का केंद्र, जगह जगह हुआ स्वागत। गिरिडीह में मां मथुरासिनी पूजा के अवसर पर माहुरी वैश्य महामंडल की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस धार्मिक यात्रा में महिलाओं, युवाओं, पुरुषों और बच्चों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालुओं के जयकारों से पूरा शहर भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आया। शोभा यात्रा की शुरुआत भंडारीडीह स्थित माहुरी छात्रावास परिसर से की गई। यहाँ से यात्रा टावर चौक, कालीबाड़ी चौक, मक्कतपुर चौक और जिला परिषद चौक जैसे शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी है और अंत में पुनः माहुरी छात्रावास परिसर पहुंचकर संपन्न हुई है। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली और कई जगह स्थानीय लोगों ने यात्रा का स्वागत किया है। शोभा यात्रा में शामिल आकर्षक झांकियां लोगों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। ढोल नगाड़ों और बैंडबाजों की धुन पर श्रद्धालु भक्ति गीतों पर झूमते और नृत्य करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कई प्रतिभागियों ने पारंपरिक वेशभूषा धारण कर मां मथुरासिनी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। यात्रा के दौरान भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिससे पूरे शहर का माहौल भक्तिमय हो गया। मोहड़ा गांव में दिखा खतरनाक विषैला सांप, ग्रामीणों ने सूझबूझ से पकड़ा, कोई नुकसान नहीं। जमताड़ा थाना क्षेत्र के मोहड़ा गांव में सोमवार रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब ग्रामीणों ने एक अत्यंत विषैला
खरीस सांप देखा है। सांप के दिखाई देते ही पूरे गांव में डर और दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों का कहना है कि यह सांप बेहद खतरनाक होता है और इसके काटने से कुछ ही पलों में जान जा सकती है। सांप को देखते ही शुरुआत में लोग घबरा गए, लेकिन बाद में गांव के कुछ युवाओं ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए उसे पकड़ लिया। पहले सांप को एक बोरे में बंद किया गया, लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाद में उसे एक बड़े ड्रम में डाल दिया गया है ताकि वह बाहर निकलकर किसी को नुकसान न पहुंचा सके। ग्रामीणों ने बताया कि उनका उद्देश्य सांप को मारना नहीं था, बल्कि उसे सुरक्षित तरीके से पकड़कर वन विभाग को सौंपना था। इसी वजह से उन्होंने उसे कैद कर लिया है और तुरंत वन विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी है। धनबाद एनकाउंटर मामला, दूसरा आरोपी अरेस्ट। बेटी की शादी के खर्च के लिए बना था गैंग का साथी। शहर के होटलों में रह चुका है मैनेजर। धनबाद के ढांगी पहाड़ शूटिंग रेंज में रविवार को प्रिंस खान के गुर्गों के साथ हुई मुठभेड़ के समय फरार हो गया दूसरा अपराधी बारामूड़ी का दलप सिंह भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इसकी गिरफ्तारी के बाद के एनकाउंटर कहानी और साफ हो चुकी है। दरअसल घटना के वक्त स्कूटी से भागने वाला दूसरा आरोपी दलप सिंह की बेटी की शादी तय हो चुकी है। मई में बेटी की शादी है। शादी के खर्च के लिए उसे पैसे की व्यवस्था करनी थी, या नहीं हो पा रहा था। दिलीप शहर के कुछ होटलों में मैनेजर का काम कर चुका है। इन दिनों बेरोजगार है। वह पैसे जुटाने के लिए सुधीश से जुड़ गया। दिलीप के पिता गोल्फ ग्राउंड रोड के पास चाय की दुकान चलाते हैं। गिरफ्तारी के बाद से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूछताछ के क्रम में पुलिस को पता चला कि मुठभेड़ में पुलिस की गोली से जख्मी हुआ सुधीश प्रिंस के सीधे संपर्क में था। वह रेलवे के ठेकेदारों से रंगदारी वसूलता था। रविवार को दोनों स्कूटी से रेल ठेके से जुड़ी कंपनी ARSS के मैनेजर रजनीकांत तिवारी से रंगदारी वसूलने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस भी वहां पहुंच गई और मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से सुधीश और अपराधियों की गोली से सराढेला थाने के दरोगा बालमुकुंद सिंह जख्मी हो गए। दोनों का इलाज असरफी अस्पताल में जारी है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।